ओके, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस में बेसिकली इसका मतलब होता है कि हार्ड आर्टरीज, इसमें ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं। तीन पैथोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं: एथेरोसेक्लेरोसिस, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस एंड मॉन्कीबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक सेक्लेरोसिस। एथेरोसेक्लेरोसिस में इंटिमा का प्लाग होगा जो कि ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसमें नेक्रोटिक लिपिड कोर होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, और साथ इसमें फाइब्रोमस्कुलर कैप होती है जिसकी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। नेक्रोटिक लिपिड कोर मेनली ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और साथ एक फाइब्रोमस्कुलर कैप होती है जिसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हुई भी होती है। ये आपकी लार्ज मीडियम साइज आर्टरीज को अफेक्ट करता है जो एथेरोसेक्लेरोसिस होता है, जिसमें आपकी इंटिमा के प्लाग्स बनते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व करेगा, कॉर्नरी आर्टरीज को, पॉप्लिटल आर्टरी को, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। रिस्क फैक्टर एथेरोसेक्लेरोसिस के डिवाइडेड होते हैं मॉडिफाइबल एंड नॉट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, LDL इंक्रीज, HDL डिक्रीज, स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। Hypertension, hypercholesteremia, smoking, diabetes are all the modifiable risk factors. Non-modifiable risk factors वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एज, नंबर एंड सेवेरिटी ऑफ लीजन इंक्रीज विद एज। जेंडर में मेल्स के अंदर ज़्यादा चांस होता है और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ज़्यादा चांस होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। जेनेटिक्स में मल्टीफैक्टोरियल होते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री हाईली प्रिडिक्टिव होती है रिस्क के लिए। उसके बाद पैथोजेनेसिस आती है। पैथोजेनेसिस में एंडोथेलियम का डैमेज होगा और लिपिड्स लीक कर जाते हैं आपके इंटिमा के अंदर। जब एंडोथेलियल डैमेज हुआ तो लिपिड्स आपके इंटिमा में चले जाते हैं, लिपिड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर उनको मैक्रोफेजेस कंज्यूम कर लेंगे विया द स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। उसके बाद अल्टीमेटली फॉर्म सेल्स बन जाते हैं। इन्फ्लामेशन और हीलिंग की वजह से डेपोजिशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की और प्रोलिफरेशन होती है आपके स्मूथ मसल की। मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस में हमें बिना फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं जो कि फ्लैट येलो लीजन्स होते हैं इंटिमा के, जिसमें लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस हमें नज़र आते हैं और अर्ली लाइफ में ही प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली टीनेजर्स के अंदर भी हमें फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं जिसमें आपके लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं और जो कि इंटिमा में हमें येलो कलर के लीजन नजर आएंगे जो बेसिकली आपके लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं। और अर्ली लाइफ के अंदर भी इवन टीनेजर्स के अंदर भी हमें फैटी स्ट्रीक्स मिल जाती हैं। और अल्टीमेटली फिर जो फैटी स्ट्रीक्स होती हैं वो प्रोग्रेस करती हैं टू एथेरोसेक्लेरोटिक प्लाग में। कॉम्प्लिकेशंस में एथेरोसेक्लेरोसिस में ग्रेटर देन 50% ऑफ द डिजीज़ होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं 50% से ज़्यादा में। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें स्टीनोसिस डेवलप हो सकती है आपकी मीडियम साइज वेसल्स की, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है और इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो जाती है जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टरीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल पॉप्लिटल आर्टरी में डेवलप हो जाती है। अगर हार्ट में होगी, कॉर्नरी आर्टरीज़ में होगा तो एंजाइना डेवलप हो जाता है, और अगर आपकी मिजेंट्रिक आर्टरीज़ में होगी तो इस्कीमिक बाउल डिजीज़ हो जाती है। प्लाक रप्चर करता है, साथ उसमें थ्रोम्बोसिस होगी, उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन डेवलप हो सकता है। कॉरोनरी आर्टरीज़ के अंदर जब प्लाग रप्चर करेगा थ्रोम्बस बनेगा और अल्टीमेटली MI डेवलप हो जाता है कॉरोनरी आर्टरीज़ के अंदर। स्ट्रोक हो सकता है अगर तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। प्लाक रप्चर करता है अगर एम्बुलस बनता है साथ, तो फिर एथेरोसेक्लेरोटिक एम्बुला बन जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं एम्बुलस के अंदर, और वेसल्स वॉल जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से एनोरिज्म बन जाता है फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। उसके बाद आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, आर्टीरियोल्स नैरो हो जाएंगी। दो टाइप्स की होती है, एक हाइलिन होती है, एक हाइपरप्लास्टिक टाइप होती है। जो हाइलिन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होती है इसमें प्रोटीन्स लीक करती हैं आपकी वेसल वॉल में और आपकी वैस्कुलर थिकनिंग हो जाती है। प्रोटीन्स लीक करती हैं वेसल वॉल के अंदर और वैस्कुलर थिकनिंग हो जाती है। वेसल्स आपकी थिक हो जाती हैं लेकिन ल्यूमेन इनका नैरो हो जाएगा। प्रोटीन्स हमें पिंक हाइलिन नजर आता है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। और लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को बेनाइन हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो उसमें आर्टीरियोसेक्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। इसमें वेसल्स का जो कैलिबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से एंड ऑर्गन इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। क्लासिकली प्रोड्यूस करती है ग्लोमेरुलोस्कारिंग, जिसमें आपकी आर्टीरियो नेफ्रोसेक्लेरोसिस डेवलप हो जाती है जो स्लोली प्रोग्रेस कर जाती है तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में। जब आपकी किडनी को इन्वॉल्व करेगी तो आर्टीरियो नेफ्रोसेक्लेरोसिस डेवलप हो जाएगी जो अल्टीमेटली प्रोग्रेस कर जाती है टू क्रॉनिक रीनल फेलियर। हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोसेक्लेरोसिस आपकी थिकनिंग ऑफ वैसल वॉल होती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है इसमें स्मूथ मसल्स का। हाइलीन के अंदर बेसिकली जो प्रोटीन्स थी वो डिपॉजिट हो रही थी आपकी वेसल वॉल के अंदर और वैस्कुलर थिकनिंग हो रही थी। हाइपरप्लास्टिक के अंदर आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है और अनियन स्किन अपीयरेंस आती है।
क्योंकि स्मूथ मसल्स हमें नज़र आते हैं। जब हाइपरप्लेजिया हो गया, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो गए, तो अनियन स्किन अपीयरेंस आती है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। इसमें भी वेसल का कैलिबर रिड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेटली एंड ऑर्गन इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, और इसमें फाइब्रोइड नेक्रोसिस हो सकती है वेसल की वॉल की, साथ हेमरेज भी होगा। और क्लासिकली ये एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करती है, जिसमें हमें फ्ली बिटन अपीयरेंस आती है। उसके बाद आती है मॉन्की बर्ट मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, जिसमें जो आपकी आर्टरीज की जो ट्यूनिका मीडिया होती है, मीडिया ऑफ द मस्कुलर आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जो कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, और ये हमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी नहीं होती, और इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलती है एक्सरेज या मेमोग्राफी पे। एओर्टिक डायसेक्शन एंड एन्यूरिज्म्स। एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर इंटरमल टेयर होती है, जिसमें डायसेक्शन हो जाता है आपके ब्लड का, डायसेक्शन ऑफ ब्लड थ्रू द मीडिया ऑफ द एओर्टिक वॉल। ब्लड आपकी जो मीडिया ऑफ द एओर्टिक वॉल के अंदर चला जाता है, इंटिमा का टीयर होगा। अक्कर ये हमारे पास प्रॉक्सिमल 10 सेंटीमीटर ऑफ एओर्टा के अंदर होती है, जो कि हाई स्ट्रेस रीजन होता है। साथ इसमें पहले आपकी प्री एग्जिस्टिंग मीडिया की वीकनेस भी होती है। ज़्यादातर ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर ओल्डर अडल्ट्स में कॉमन होती है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू का इनहेरिटेड डिफेक्ट होगा अगर तो यंगर अडल्ट्स में होगी। हाइपरटेंशन की वजह से आपकी हाइलीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है आपके वेजा वेजोरम की, और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपके मीडिया की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। जो मार्फन सिंड्रोम होता है और जो एलर-डेल्नो सिंड्रोम होता है, उसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस होने की वजह से, ट्यूनिका मीडिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी वीकनेस होने की वजह से सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस हो जाती है। पेशेंट प्रेजेंट करता है एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होता है, जो उसकी बैक पे रेडिएट कर रहा होगा। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड हो जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की। रप्चर हो सकता है एओर्टिक डायसेक्शन में, जो फैटल हेमरेजेस कराता है, और आपकी ब्रांचिंग आर्टरीज, कॉरोनरी या रीनल आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और साथ आपके एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो जाता है। थोरेसिक एन्यूरिज्म में बलून डायलेशन होती है थोरेसिक एओर्टा की, आपकी एओर्टिक वॉल की वीकनेस हो जाती है। एओर्टिक वॉल की वीकनेस हो जाएगी, और क्लासिकली हमें टर्शरी सिफिलिस के अंदर थोरेसिक एन्यूरिज्म्स मिलते हैं। टर्शरी सिफिलिस के अंदर एंडार्ट्राइटिस ऑफ द वेजा वेजोरम में रिजल्टिंग इन द ल्यूमिनल नैरोइंग। अब एंडार्ट्राइटिस जो वेजा वेजोरम का होता है, उसमें ल्यूमिन की नैरोइंग हो जाती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, आपकी वेसल वॉल की एट्रोफी हो जाती है। और ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा आती है थोरेसिक एन्यूरिज्म। ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा आती है टर्शरी सिफिलिस के अंदर। मेजर कॉम्प्लिकेशन में एओर्टिक वाल्व रूट डायलेशन हो जाएगी, और एओर्टिक वाल्व की इंसफिशिएंसी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस में आपके मिडियास्टल स्ट्रक्चर्स का कंप्रेशन होता है, एवर इसोफेगस का, और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकता है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, बलून लाइक डायलेशन होगी, ये भी एब्डोमिनल एओर्टा की। रीनल आर्टरीज यूजुअली आपके बिलो जहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी राइज कर रही होती है, उसके नीचे से बलूनिक डायलेशन हो जाती है एब्डोमिनल एओर्टा की, और एओर्टा की बाइफर्केशन से ऊपर, रीनल आर्टरी से नीचे और एओर्टा की बाइफर्केशन से ऊपर ये बलून की तरह से डायलेट कर जाता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, और मेल्स के अंदर होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं, 60 ईयर से ज़्यादा के होंगे, और साथ उनको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है वो आपके डिफियन बैरियर को इंक्रीज कर देती है मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से आपकी वेसल वॉल की एट्रोफी और वीकनेस डेवलप हो जाती है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म आपको पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मिलता है, जो कि ग्रो करता रहता है विद टाइम। मेजर कॉम्प्लिकेशन इसमें रप्चर होता है, अगर तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर पेशेंट का रप्चर कर सकता है, और पेशेंट प्रेजेंट करता है ट्राइड के साथ, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास में मिलता है, साथ उसकी फ्लैंक में पेन होगा। ब्लड प्रेशर लो रहेगा, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास होगा, और साथ फ्लैंक पेन होता है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में कंप्रेशन हो सकता है लोकल स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि यूरेटर का, या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। उसके बाद आते हैं वैस्कुलर ट्यूमर्स। वैस्कुलर ट्यूमर्स में सबसे पहले आता है हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा बेनाइन ट्यूमर होता है आपके ब्लड वेसल्स का, ये एट बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड भी हो सकता है, ये लिवर और स्किन को इन्वॉल्व करता है। एंजियोसार्कोमा मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है एंडोथीलियल सेल्स की, हाईली एग्रेसिव होता है, स्किन को, ब्रेस्ट को, लिवर को इन्वॉल्व करता है। जो लिवर एंजियोसार्कोमाज होते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर थोरोट्रास्ट के एक्सपोजर की वजह से होते हैं। कपोसी सार्कोमा आपका लो ग्रेड मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है एंडोथीलियल सेल्स की, ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें पर्पल कलर के पैच, प्लाक्स, नोड्यूल्स हमें नजर आते हैं स्किन के ऊपर, और ये विजुअल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये ओल्डर ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स के अंदर होता है। ट्यूमर लोकलाइज होगा स्किन के अंदर, और ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं। एड्स वाले पेशेंट के अंदर ट्यूमर्स जल्दी स्प्रेड कर जाता है, और इसके लिए हम एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स देते हैं ताकि हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें। जो ट्रांसप्लांट जिनकी बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर भी ट्यूमर जल्दी स्प्रेड करता है, और इसके लिए हमें इम्यूनो सप्रेशन करानी पड़ती है।